हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोगों का 2 प्रैक्टिस हो गया है, आज हम लोगों की तीसरी प्रैक्टिस है। तो जो लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं मेरे बच्चे, पहले वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप लोगों को आसानी से मिल सके, ठीक ना। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास की दर सामान्यतः धीमी होती है लेकिन मानसिक विकास तीव्र होता है। यह कथन किस अवस्था के लिए सही है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप लोग आंसर देते रहेंगे। तो इसका आंसर है बाल्यावस्था। क्या है मेरे बच्चे? बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष में शारीरिक विकास की गति बाल्यावस्था में धीमी होती है और मानसिक विकास जो होता है वह तेज होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से ऊपर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 0 से 2 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस चरण में शिशु अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। ये इंद्री क्या है? आप लोग जानते हैं ना कि इंद्रियां 5 होती हैं। 5 इंद्री कौन कौन है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यानी अपनी इंद्रियों से, यानी देखकर, सुनकर और छूकर सीखते हैं, ठीक ना। संवेदी पेशी अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है मेरे बच्चे? वस्तु अस्थायित्व। क्या है? वस्तु अस्थायित्व। जहाँ वे समझते हैं कि वस्तुएं आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनके सामने जो है तमाम खिलौने रखते हैं आप, ठीक ना। तो बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, लेकिन अगर आप कोई कपड़ा उसके ऊपर डाल दें खिलौने के ऊपर, तो बच्चा ये समझेगा कि मेरा खिलौना कहीं गया नहीं है, मेरा खिलौना यहीं पर है, और वह उस खिलौनों को खोजने के लिए जो है उस कपड़े को हटाएगा, ठीक ना, ताकि उसको ये पता है कि मेरा खिलौना कहीं गया नहीं है, मेरा खिलौना यहीं पर है, ठीक ना। तो उसी को कह रहा है, मतलब उसी को वस्तु अस्थायित्व बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, चलने की। आंसर देते रहेंगे आप लोग। तो डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से जो है किस कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने की। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन विकार या अधिगम अक्षमता से संबंधित है। यह मस्तिष्क की भाषा को संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह संसाधित क्या है मेरे बच्चे? प्रोसेस, यानी व्यवस्थित और उपयोग के लिए तैयार की गई जानकारी, जिससे शब्दों को पहचानने, पढ़ने, लिखने और उच्चारण करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया को एक नाम से और जानते हैं, शब्द अंधापन। प्रश्न भी आपसे करेगा कि शब्द अंधापन के नाम से और कौन जाना जाता है या किसे जाना जाता है? तो डिसलेक्सिया को जाना जाता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जो होते हैं एक जैसे अक्षरों और शब्दों के साथ भ्रमित रहते हैं। जैसे लिखते समय वो क्या करते हैं? आन को नो लिखना, जैसे ओ एन होता है ना, तो उसको वो एन ओ लिख देंगे। वाज के बजाय स लिख देंगे। जैसे डब्ल्यू एस होता है तो उसको वो एस ए डब्ल्यू लिख देंगे। जैसे डी को बी लिख देंगे, एम को डब्ल्यू लिख देंगे, एच को एन लिख देंगे। वो भ्रमित रहते हैं शब्दों से, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं, परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो इसका आंसर है परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, ठीक ना। परिवार समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कारक है जहां बच्चा जन्म से ही भाषा, बुनियादी नियम, सांस्कृतिक मूल्य और व्यवहार सीखता है। जैसे वह परिवार में ही भाषा को सीखेगा, बुनियादी नियम सीखेगा, मतलब जैसे कोई कार्य है तो उसको सब लोग करेंगे, एक साथ करेंगे, होता है ना, तो वही सब मतलब अपने घर से ही सीखता है, यानी परिवार से ही सीखता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में पास होना, रटने पर जोर देना, शिक्षा को बिना बोझ के बनाना, अनुशासन पर जोर देना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शिक्षा को बिना बोझ के बनाना, ठीक ना। कौन सा? शिक्षा को बिना बोझ के बनाना। अब पहले आप ये जानिए कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक ना।
एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य होता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बोझ के बिना सीखना, और शिक्षा को रटने की प्रणाली से मुक्त करके ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। यह छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, सृजनात्मकता और बालक के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जिससे शिक्षा आनंददायक और तनाव मुक्त बने। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित, एक दिशीय, आनुवंशिक और पर्यावरण की परस्पर क्रिया, केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया। ठीक ना। आनुवंशिकता और पर्यावरण मिलकर मानव विकास को आकार देते हैं। आनुवंशिकता क्षमता प्रदान करती है, क्षमता मतलब कच्चा माल, और जबकि पर्यावरण उसे विकसित होने के लिए मंच और पोषण देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक प्रतिभाशाली बच्चा है, वो बिना अच्छी शिक्षा के अपनी क्षमता नहीं दिखा सकता। जैसे कोई तेज तर्राक लड़का है और अगर उसको आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो अपनी क्षमता नहीं दिखा पाएगा। ठीक ना। तो वही कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो संगणन सिद्धांत जो है वह स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे बच्चे? स्मृति से। संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे गेस्टाल्टवादियों का। ठीक ना। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत जो है यह कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि लेविन कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो वो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत जो है वह सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार जो है वह व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में यानी बी बराबर एफ यानी पीई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बी बराबर एफ का मतलब मेरे बच्चे, बी मतलब बिहेवियर यानी व्यवहार, और एफ मतलब फंक्शन यानी फलन है। ठीक ना। जो कि पीई से प्रदर्शित करता है। पी का मतलब पर्सन और ई का मतलब एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि न केवल व्यक्तित्व और न ही केवल वातावरण बल्कि दोनों का मिला जुला प्रभाव यानी व्यवहार को निर्धारित करता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बुद्धि। क्या है? बुद्धि। भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्किनर। ठीक ना। अभिक्रमायोजित अधिगम एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है जिसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी कड़ियों में बांटकर तार्किक अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। ये तार्किक अनुक्रम क्या है मेरे बच्चे? तो तार्किक अनुक्रम का मतलब है किसी भी जानकारी, घटनाओं, शब्दों या संख्याओं को एक सार्थक, सुसंगत और व्यवस्थित क्रम में रखना। ठीक ना। यह क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित होता है। आपसे ये पूछेगा कि अभिक्रमायोजित अधिगम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां छात्र अपनी स्वगति से सीखता है और तुरंत प्रतिपुष्टि करता है, यानी तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। अब प्रतिपुष्टि क्या है मेरे बच्चे? जैसे फीडबैक आप लोग जिसको जानते हैं, राय या टिप्पणी, यानी उस कितना उसने सीखा है और उसमें क्या कमी रह गई है। ठीक ना। इसे किसने दिया है? तो इसे बीएफ स्किनर साहब ने दिया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर, जेरोम ब्रूनर। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है लेव वाइगोत्स्की। क्या है? लेव
वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है यह शिक्षण और अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को रेखांकित करता है। जेडपीडी, ये जेडपीडी क्या है मेरे बच्चे? जैसे बच्चा जो है बिना किसी की सहायता से नहीं कर सकता। जेडपीडी वह है जिसे बच्चा बिना किसी की सहायता से नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई उसकी सहायता कर दे तो वह कर सकता है। ठीक ना? जैसे जो बच्चे होते हैं पहले वो साइकिल चलाना नहीं जानते, लेकिन अगर माता पिता या कोई बड़े लोग अगर उसकी थोड़ी सी सहायता कर दें, जैसे जब वो बैठता है और चलाना सिखा दे धीरे धीरे पकड़ के, इसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीख जाता है, तो उसी को कह रहा है जेडपीडी। यही है जेडपीडी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना, विशेष बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना, सभी बच्चों को सामान्य और दिव्यांग को एक साथ पढ़ाना, केवल लड़कों की शिक्षा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सभी बच्चों को सामान्य और दिव्यांग को एक साथ पढ़ाना। ठीक ना? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग और विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक साथ सीखते हैं। अब ये दिव्यांग बच्चे कौन सा है मेरे बच्चे? मतलब दिव्य अंगों वाला या ईश्वरीय अंगों वाला, यानी आप कह सकते हैं कि विकलांग शब्द का एक सम्मानजनक और सकारात्मक नाम है दिव्यांग। ठीक ना? और विभिन्न पृष्ठभूमि जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई। ठीक ना? अब ये सामाजिक सांस्कृतिक क्या है? तो अलग अलग रीति रिवाज के बच्चे, जैसे कोई हिंदू उससे धर्म से है, तो कोई मुस्लिम धर्म से है, तो कोई सिख से है, कोई ईसाई से है ना? और ये आर्थिक मतलब जैसे कोई बच्चा गरीब के घर से है, कोई अमीर के घर से है, उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भाषाई जैसे कोई कुछ भाषा जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई हिंदी जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई उर्दू जानता है। ठीक ना? तो वही कह रहा है कि मतलब जो है समावेशी शिक्षा ऐसी होती है कि जहाँ सामान्य, दिव्यांग और विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक साथ सीखते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। आंसर देते रहेंगे। हाँ, और आप लोग इतना ज़रूर बताएंगे कि इतने क्वेश्चन में हमने इतना क्वेश्चन सही किया है। आप कमेंट में इतना ज़रूर लिख के बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अधिगम। ठीक ना? अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार के ज्ञान और कौशल में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। जैसे आप समझिए, जैसे जलता हुआ दीपक है, आप उसको जो है छोटे बच्चों के सामने लेके जाइए, तो छोटा बच्चा जो है वह लौ को जो है पकड़ने की कोशिश करेगा ना, और जब वो लौ को पकड़ेगा तो वो जल जाएगा, और जलेगा तो अपने हाथ को पीछे खींच लेगा। ठीक ना? और फिर जब आप दोबारा उसके सामने फिर वही दीपक लाएंगे तो वो दोबारा उसको नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि उसके पास अनुभव हो गया है, पूर्व अनुभव हो चुका है कि अगर हम इसको पकड़ेंगे तो मैं जल जाऊंगा। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पारंपरिक स्तर किस आयु में होता है? 0 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 15 से 20 वर्ष। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 10 से 13 वर्ष। क्या है? 10 से 13 वर्ष। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कौन कौन है तीनों स्तर? पहला है पूर्व परंपरागत नैतिकता, दूसरा है परंपरागत नैतिकता और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता। पहला है पूर्व परंपरागत नैतिकता जो 4 से 10 वर्ष तक चलता है। दूसरा है परंपरागत नैतिकता जो 10 से 13 वर्ष तक चलता है। और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता जो 13 से 16 वर्ष तक चलता है या उससे अधिक चलता है। ठीक ना? तो आज हम लोगों का क्वेश्चन बस यहीं ख़त्म हो गया मेरे बच्चे। और आप लोग जो है कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और एक लाइक ज़रूर करना। ठीक ना? अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।